हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कभी ना कभी लाइफ में मूवी जरूर देखी होगी जिसमें दिखाया जाता है कि विशाल आकार के पक्षी हैं, छोटे छोटे बौने हाथी हैं, बौने इंसान हैं, या फिर आपने अक्सर वो मूवी जरूर देखी होंगी जिनमें दिखाया जाता है कि विशालकाय कीट पतंगे हैं, बहुत बड़े आकार के जो है इंसेक्ट हैं। आपने अक्सर सोचा होगा कि ये फिक्शनल चीजें हैं, ये सारी चीजें वो हैं जो सामान्य रूप से हमारी कल्पना में केवल हैं, वास्तविकता में नहीं होंगी। बट लेट मी टेल यू, बायो ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का एक कोर कंसेप्ट है, वो है आइलैंड इफेक्ट, यानी कि द्वीपों का प्रभाव। और ये जो द्वीपों का प्रभाव है, ये जीवों के आकार को यानी कि उनके साइज को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। और इवन ये द्वीपीय प्रभाव मानव पर भी है। और मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा कि एग्जैक्टली हमारे कुछ ऐसे पूर्वज भी थे जिनका आकार आपकी शायद कमर के नीचे तक रहा होगा, यानी कि रफली अराउंड 3-4 फीट के आसपास हमारे कुछ ऐसे पूर्वज थे जिनका बॉडी साइज था। अब सोचिए कि वो हमारे पूर्वज कहां गए, वो हमारे पूर्वज ऐसे क्यों थे। आज के इस लेक्चर में डिटेल में चर्चा करेंगे और मैं आपको द्वीपीय बौनापन यानी कि आइलैंड डॉर्फिज्म और द्वीपीय विशालता यानी कि आइलैंड जाइगेंटिज्म के बारे में समझाने वाला हूं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। बिफोर आई स्टार्ट, मेक इट श्योर कि हमारे जो प्रीमियम कोर्सेस हैं विच इज प्रतिज्ञा बैचेस यूपीएससी ओरिएंटेड 2026 के लिए 7 और 8 के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं, बट मैं बात कर रहा हूं 2026 के बैचेस के बारे में। मेक श्योर कि इनमें अभी सेल चल रही है, सेल के तहत आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही। इस बात का भी ध्यान रखिए कि 31 अगस्त को 2026 के बैचेस में एडमिशन भी क्लोज हो जाएगा, तो आपको टाइमली एनरोल कर लेना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली ज्योग्राफी के कोर कंसेप्ट्स में इंटरेस्ट होगा, चाहे वो बायो ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी हो, या फिर जियोपॉलिटिक्स से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन तक। ये सारी चीजों का एक समायोजन आपको, एक क्यूमुलेटिव स्टडी आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस में मिलेगी। एनरोल करना चाहते हो तो डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो। मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें अभी एडमिशन चल रहे हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर जरा वापस आते हैं। सबसे पहले तो यह बात आप इमेजिन कीजिए कि विशालकाय हाथी तो आपने देखा होगा, बट काफी छोटे आकार के भी हाथी हुआ करते थे। और रफली अराउंड एक शीप यानी कि एक भेड़ के आकार का भी हाथी हुआ करता था। और मैं ऐसा नहीं है कि आपसे कहने वाला हूं कि आज से दसों हजार वर्ष पहले यह चीज थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग्स विच आर रीसेंट इन नेचर, जो अभी रीसेंट यानी कि अभी थी, अभी से कुछ समय पहले ही खत्म हुई है, 200-300 साल पहले ही मानव के द्वारा ही इन्हें खत्म किया गया। और इवन आधुनिक मानव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमारे एंसिस्टर्स आए थे और उन्होंने किल कर दिया, हमारे आधुनिक यानी कि होमो सेपियंस के द्वारा ही उन्हें खत्म किया गया है। इवन जब मुगल या फिर भारत में दिल्ली सल्तनत थी, ये जीव निवास करते थे पृथ्वी पर। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं द्वीपीय विशालता या द्वीपीय या आइलैंड जाइगेंटिज्म के बारे में। एग्जैक्टली क्या होता है, तो ये बायो ज्योग्राफी का कंसेप्ट ये कहता है बच्चे कि द्वीपों में यानी कि आइलैंड्स में जो रहने वाली स्पीशीज हैं, उनका जो बॉडी साइज है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बड़ा होता जाता है। लेकिन कौन सी जीवों का, तो यहां 3 स्पेसिफिक चीजें हैं। फर्स्ट वन इज बर्ड्स, सेकेंड वन इज रेप्टाइल्स एंड थर्ड वन इज यहां के जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो। यानी कि इन जीवों का जो बॉडी साइज है यह समय के साथ बड़ा हो जाता है। आप फोकस करिएगा बर्ड्स, रेप्टाइल्स पर। फाइन, अब इसका पहले आपको टेक्निकल कारण बताऊं और उसके बाद आपको कुछ एकदम सेंसिटाइज कर देने वाले एग्जांपल से परिचित कराऊंगा। आई विल लेट यू नो सम ऑफ द एक्सक्लूसिव एग्जांपल्स। देखिए, इसमें द्वीपों में ये जीव अपने औसत आकार से बड़े इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि पहली बात तो ये कि इन द्वीपों पर इनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं रहता। बर्ड्स या रेप्टाइल्स, इनका कोई प्राकृतिक शिकारी ना होने के कारण इनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है। बर्ड्स को उड़ना क्यों आवश्यक है? इसीलिए ताकि वो अपना शिकार कर सकें और अपने शिकारी से बच सकें। अब अगर उनका शिकारी है नहीं तो उन्हें उतने उड़ने की आवश्यकता नहीं है, भोजन उपलब्ध रहेगा। सेकंड, यहां पर भोजन के लिए जो प्रतिस्पर्धा है यानी कि कंपटीशन है वो कम होगा।
अब अगर बर्ड्स की स्पेसिफिकली मैं बात करूं उदाहरण लेते हुए, तो बर्ड्स को उड़ने की आवश्यकता थी या तो शिकार करने के लिए या शिकारी से बचने के लिए। यहां द्वीपों में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका शिकारी बचा नहीं, अब शिकारी नहीं है तो उड़ने की आवश्यकता नहीं, और कंपटीशन कम है, फूड ज्यादा है तो भी उड़ने की जरूरत नहीं है, तो बॉडी साइज को कंट्रोल करने की भी आवश्यकता अब नहीं है। सेम कंडीशन होगी विद रेप्टाइल्स एज वेल। तो रेप्टाइल्स हो या बर्ड्स हो, इनका आकार समय के साथ बढ़ता जाएगा। और साथ में एक और बड़ी चीज है, और वो ये कि इन द्वीपों में अभी से कुछ ही समय बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो स्तनधारी जीव हैं यानी कि मैमल्स हैं, वो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रह जाएंगे। क्यों नहीं, आगे बताता हूं। अब चूंकि यहां स्तनधारी नहीं है, तो स्तनधारी का जो रोल है इन इकोसिस्टम, वो प्ले करना स्टार्ट करेंगे या तो रेप्टाइल्स या तो बर्ड्स। अब इकोसिस्टम के अंदर उन्हें रिप्लेस करके बर्ड्स और रेप्टाइल जब वो कार्य करेंगे, तो इससे भी उनका बॉडी साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं, आइए। इमेजिन कीजिए कि वर्ल्ड का एक बड़ा आइलैंड है, आई थिंक वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड माना जाता है मेडागास्कर को। माइक्रो कॉन्टिनेंट की कैटेगरी में आता है, पर है एक आइलैंड अफ्रीका के पास तट के समीप, आपको दिखाई देगा। ये जो मेडागास्कर आइलैंड है बच्चे, इस आइलैंड में आपको एलिफेंट बर्ड दिखाई देती थी। और इमेजिन कीजिए बच्चे, ये जो बर्ड है इसका आकार कितना था, तो इसका आकार 3 मीटर यानी कि 10 फीट से ज्यादा था। औसत ऊंचाई इंडिया में मेल की जो है 5 फीट 8 इंच के आसपास है, और इसका आकार लगभग दुगना, इन सम केसेस ये 12 फीट तक कहा जाता है, और इसका वेट जो है वो 700 किलो के आसपास रहा होगा। इतने मैसिव साइज की जो है ये बर्ड हुआ करती थी, और इस बर्ड को कहा जाता है एलिफेंट बर्ड। एंड लेट मी टेल यू कि ये बर्ड अभी से कुछ ही समय पहले खत्म हुई है बिकॉज ऑफ हंटिंग, और हंटिंग बाय ह्यूमंस, मानव के द्वारा किए गए शिकार से। और ये जो बर्ड है, ये एक तो पहली बात भाई फ्लाइटलेस थी, यानी कि उड़ नहीं सकती थी। ये एक विशालकाय बर्ड थी जो आसपास जो है वो बड़े डायनासोर के अंडे आदि इन सबका शिकार भी कर लिया करती रही होगी पहले के समय। लेकिन मॉडर्न टाइम पर ये जो है वो जो आसपास के सरीसृप हैं, जो जीव हैं, उन्हें खाया करती थी। और ये रफली अराउंड 1700 के आसपास जो है वो एक्सटिंक्ट हुई थी, मेडागास्कर के आसपास पाई जाती थी। और चूंकि इस बर्ड का यहां कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं बचा था, इसका बॉडी साइज बढ़ता जा रहा था। एक प्रभाव। नेक्स्ट इज, आपको एक और बर्ड का मैं एग्जांपल दूं, इसे कहा जाता है मोआ बर्ड। यह मोआ बर्ड भी 1400 के आसपास जो है वो खत्म हुई थी, और यह बर्ड उपस्थित थी न्यूजीलैंड आइलैंड में। आई थिंक आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बाजू में उपस्थित एक आइलैंड है, आइसोलेटेड एलियनेटेड बिल्कुल आइलैंड है, जिसे कहा जाता है न्यूजीलैंड। और इस आइलैंड में मोआ नाम की बर्ड पाई जाती थी, और इस बर्ड के साइज की अगर मैं बात करूं तो ये 12 फीट तक टॉल होती थी। वजन उतना ज्यादा नहीं था, रफली अराउंड 250 किलो के आसपास इसका वेट जो है वो हुआ करता था। हाइट जैसा मैंने बताया 12 फीट के आसपास थी। ये उड़ नहीं सकती थी, बट बड़े आकार की थी। इवन ये जो बर्ड है ये एक्सटिंक्ट बहुत लेट हुई। ये एक्चुअली में इसके आसपास, जैसे ऑस्ट्रिच जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये उससे भी लगभग काफी ज्यादा बड़ी थी। ये लंबे समय तक सरवाइव करती, बट मेजर कल्प्रेट इज ह्यूमन। मानव के द्वारा किए गए शिकार के कारण जो है इस बर्ड की जो है वो, इस बर्ड का एक्सटिंक्शन हो गया, ये खत्म हो गई। आप देखिए इस तरीके से आपको जो है ऑस्ट्रिच दिखाई देगा, और ऑस्ट्रिच के कंपैरिजन में इसका आकार जो है वो काफी ज्यादा था। जरा इस इमेज पर गौर फरमाइएगा तो आपको दिखाई देगा ये एक ह्यूमन का साइज है। ह्यूमन के साइज के कंपैरिजन में आपको यहां पर कीप दिखाई देगा। ये आपको, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करना चाहें तो ये लगभग आकार जो है वो ऑस्ट्रिच का है। इससे ज्यादा आकार आपको मोआ का, और उससे भी ज्यादा आकार आपको एलिफेंट बर्ड का दिखाई देगा। और इसका कंपैरिजन कीजिए जरा ह्यूमन से, ये काफी मैसिव साइज की बर्ड्स थी। और ये बर्ड्स क्यों इस स्थान पर इतनी बड़ी हो पाई? मेजर रीजन कोई प्राकृतिक शिकारी का ना होना। सेकेंड मेजर रीजन फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ज्यादा, कंपटीशन कम, और उनके जो प्रीडिएटर्स हैं दे आर नॉट प्रेजेंट। अब इसी का कंपैरिजन करिए नेक्स्ट कंडीशन के साथ। नेक्स्ट कंडीशन कहलाती है आइलैंड जाइगेंटिज्म के कंपैरिजन में आइलैंड डॉर्फिज्म। अब आइलैंड डॉर्फिज्म क्या कहता है? आइलैंड डॉर्फिज्म स्पेसिफिकली कहता है कि जो द्वीप हैं उसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने ही पूर्वजों का लघु संस्करण या मिनिएचर फॉर्म में बदल जाते हैं। आकार उनका काफी कम हो जाता है, और इसके काफी ज्यादा कम हो जाने के 2-3 स्पष्ट कारण हैं।
पहली चीज तो ये स्तनधारियों में थोड़ा ज्यादा दिखता है, मैमल्स में थोड़ा ज्यादा दिखता है। कारण सबसे पहला तो ये कि जो द्वीपीय क्षेत्र है वहां भोजन की उपलब्धता सीमित है, यहां भोजन ज्यादा उपस्थित नहीं है। अब ज्यादा उपस्थित नहीं है इसीलिए वो अपने बॉडी साइज को ज्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे। सेकंड एक और रीजन है, ये जो छोटा आकार है ये अब आवश्यक नहीं है, क्योंकि शिकारियों से यानी कि उनके प्रीडिएटर से ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है। मैमल्स या बर्ड्स कंपैरिजन कीजिए, मैमल्स उड़ नहीं सकते थे इसलिए अपने शिकारियों से बचने के लिए अपना आकार बड़ा करते थे, और बर्ड्स अपने शिकारी से बचने के लिए जो है वो उड़ा करती थी। शिकारी गए तो उड़ने की आवश्यकता खत्म हुई, तो बर्ड अपना साइज बढ़ा सकती है और मैमल्स अपना साइज घटा सकते हैं। इवोल्यूशन ने सिखाया कि बड़े साइज की अब आवश्यकता नहीं है, और इस बड़े साइज का एक फायदा भी था। फायदा यह था कि इसमें जो है वो प्रजनन करने में सहायता होती थी। कम फूड, कम पॉपुलेशन होगी, प्रजनन विफलताएं ज्यादा होंगी, ब्रीडिंग फेलियर ज्यादा होंगे। पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए कम फूड लें, बॉडी साइज कम करें तो ब्रीडिंग पॉसिबल हो पाएगी। इस कारण से जो है वो मैमल्स ने ये अडॉप्शन लाया कि शरीर का आकार छोटा करते जाएं, और जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि बच्चे सिसिली द्वीप इटली के पास आता है, आपने खासा सुना होगा इसका नाम, इसके वॉल्केनोस के लिए, यानी कि वो क्षेत्र जहां बड़े आकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एग्जैक्टली उसी एरिया में मिनिएचर फॉर्म के एलिफेंट्स उपस्थित थे, छोटे फॉर्म के एलिफेंट से। एंड जस्ट सी कि ये जो डॉर्फ एलिफेंट से ये माल्टा और सिसिली आइलैंड्स में उपस्थित थे। इनका आकार इवन आपको ह्यूमन से हाइट के कंपैरिजन में कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसी के कुछ करीबी रिश्तेदार आज भी आपको मिलेंगे। आप बोर्नियो आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, जो एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। यह बोर्नियो आइलैंड में इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनोई नामक जो है वो देश आते हैं। यहां पर जरा सर्च कीजिएगा, आपको दिखाई देगा कुछ इसी प्रकार से मिलता जुलता, इतना छोटा नहीं पर इससे मिलता जुलता एक और द्वीपीय हाथी दिखाई देगा, जिसे कहा जाता है पिग्मी एलिफेंट, बौने हाथी। ये आज भी उपस्थित हैं। और सेम ऐसा ही आपको जो है वो यहां उपस्थित मानवों में भी दिखेगा। होमो फ्लोरेंसिस वो मानव थे जिनका आकार औसत मानवों से काफी कम था, और ये एग्जैक्टली मैं कहूं तो इंडोनेशिया के द्वीपीय क्षेत्र में ही पाए जाते थे। इनका बॉडी साइज अगर आप एवरेज कंपैरिजन करें तो ये आपको बॉडी साइज दिखाई देगा 25 से 30 किलो के आसपास एवरेज मेल का बॉडी वेट होता था। और ये मानव जो है वो आज से रफली अराउंड 50,000 साल पहले अर्थ पर थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो है ये समाप्त हो गए। अब इमेजिन करें कि अच्छा, अगर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा हो कि इनके समाप्त होने का कारण क्या था, तो बहुत सारी रीजन है। कई जगह पर जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है एक कैटास्ट्रोफिक वोल्केनिक इरप्शन को, जो सुमात्रा के आसपास हुआ था। यानी कि एक जो है वो बड़ा वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार हुआ था सुमात्रा के पास, जो क्रांकाताओ के करीबी का एक ज्वालामुखी है वहां पर। उस विस्फोट के कारण कहा जाता है खत्म हुए हैं। कई बार कहा जाता है कि किसी डिजीज का आउटब्रेक हुआ होगा, फूड शॉर्टेज हुआ होगा। इस प्रकार की कुछ क्यूमुलेटिव बातें हैं, मतलब कोई एक रीजन नहीं है, कुछ मिले जुले कारण है इनके खत्म होने का। बट ये एग्जैक्टली उपस्थित थे, और कारण क्या था? वहां फूड की अवेलेबिलिटी का लिमिटेड होना और बॉडी साइज को बड़ा करने की कोई आवश्यकता ना होना। पॉइंट इज क्लियर। एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा फॉर मेडागास्कर सेम आइलैंड। वो आइलैंड जहां पर आपको बहुत बड़ी बर्ड मिली थी, उसी आइलैंड में आपको बहुत छोटे दरियाई घोड़े मिलेंगे, हिप्पोस मिलेंगे। इन्हें डॉर्फ हिप्पो भी कहा जाता है। आइलैंड में आकार बड़ा करने की आवश्यकता है नहीं, इसीलिए आकार जो है वो अपेक्षाकृत छोटा होता जाता है। ये कनेक्शन है एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो जीवों और उनके हैबिटेट का, यानी कि उनके प्राकृतिक आवास और जीवों का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और यह कनेक्शन उनके बॉडी साइज से लेकर बिहेवियर तक हमें दिखाई देता है। बिहेवियरल ज्योग्राफी अगर आप कभी पढ़ें तो आप उसमें डिटेल में जानेंगे कि जो भी चीजें आप खाते हैं, पहनते हैं, देखते हैं, इवन बोलते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज डिराइव्ड बाय ज्योग्राफी। The way you talk, the way you live, the way you think, each and everything belongs to your habitat,
वो सब कुछ जैसा आप सोचते हो, देखते हो, बोलते हो, ये आपको लग रहा है कि आपने डिसाइड करा है, बट डियर ये आपने नहीं, आपके नेचर ने डिसाइड करा है, पर्यावरण ने डिसाइड करा है। इसे बिहेवियरल ज्योग्राफी भी कहा जाता है और इसे ही बायो और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कहते हैं। आई एम डैम श्योर कि इस लेक्चर में अगर आप यहां तक हो तो आपको डेफिनेटली ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है। अगर आप ज्योग्राफी को एक बेहतर तरीके से, एक ऐसा तरीका जिसमें आप ज्योग्राफी को ना केवल पढ़ें, ना केवल समझें, उसे फील भी कर पाएं, पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इन बैचेस में अभी एडमिशन ओपन है, 31 तक इनमें एडमिशन कंटिन्यू रहेंगे। एनरोल करना चाहते हैं तो जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर एनरोल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और मैं ये उम्मीद भी करूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप सभी अपनी राय जरूर देंगे कि लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।